हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम सीखेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को कैसे हम डिज़ाइन करते हैं और उसमें हमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास आता है दैट इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। हमारे पास सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब समझे। रेनफोर्स्ड का मतलब जिसे हम हिंदी में सरिया बोलते हैं, वो हमारे पास बीम के अंदर हॉरिजॉन्टल मेंबर। बीम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मेंबर। सिंगली का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब हमारे पास रेनफोर्समेंट सिर्फ एक बार डलेगा, वो भी कहाँ पे? टेंशन जोन में। हमारे पास यहाँ पे जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास विड्थ गिवन है 200 mm। इसकी इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? टॉप से लेके इस रेनफोर्समेंट, इस सरिये के सेंटर तक, उसे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और उसी टॉप से लेके इसके बॉटम तक ओवरऑल डेप्थ होती है, दैट इज कैपिटल डी। अब हमारे पास क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, उसकी डायमेंशंस गिवन है, हमारे पास उसकी विड्थ गिवन है 200, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 300। अब हमारे पास M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। कंक्रीट यूज कर रहा है M20 और स्टील यूज की है Fe415। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है? हमारा बी की वैल्यू गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 200 mm। हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ होता है हमारे पास टॉप से लेके रेनफोर्समेंट के सेंटर तक। अब नीचे ये पूरा कंक्रीट से बाकी कंक्रीट से भरा हुआ है, तो नीचे कंक्रीट कवर हमें लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ निकल जाती है। तो जो ओवरऑल डेप्थ होगी, जो हम यहाँ पे निकल जाएगी, वो कैसे निकलेगी? ओवरऑल डेप्थ विल बी इक्वल टू हाउ मच? ओवरऑल डेप्थ विल बी इक्वल टू जितना इफेक्टिव डेप्थ होगा प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर मतलब डी डैश। इस डी डैश की बात हो रही है, इफेक्टिव कवर। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? डी प्लस डी डैश। इफेक्टिव डेप्थ 300 प्लस इफेक्टिव कवर की वैल्यू हमारे पास जो होती है, दैट विल बी दिस इफेक्टिव कवर टेकन एज 30 mm से लेके 50 mm तक। तो मान लो मैं यहाँ पे डी डैश कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ? 50 mm। मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ 50 mm। तो हमारे पास ये भी mm में था, तो टोटल मिला के ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350 mm। अब हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ निकल चुकी है। आपको ओवरऑल डेप्थ में बस ये ध्यान रखना कि इफेक्टिव कवर की जो वैल्यू होती है, दैट लिमिट विल बी कम्स आउट एज 30 से 50 mm तक। हम इसकी लिमिट है प्रोवाइड करने की, 30 से लेके 50 mm तक। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? स्टेप नंबर 2, डिजाइन कांस्टेंट निकालना। डिजाइन कांस्टेंट के लिए हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पता होना चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास कितना गिवन है? M20। M20 हमारे पास कंक्रीट गिवन है, और स्टील क्या गिवन है? Fe415 स्टील। अब हमें क्या करना है? हमें स्टेप नंबर 2 में डिजाइन कांस्टेंट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? M। और M का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC। अब ये सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये हम कहां से निकालेंगे? फ्रॉम द कोड IS 456 2000। इसकी मदद हम लेंगे, IS 456 2000। ये हम कोड यूज करेंगे इस स्टेप के अंदर। ये कोड कैसा होता है? हमारे पास कोड है IS 456 2000 ओरिजिनल कोड। अब इस कोड में ध्यान रखना है पेज नंबर 81। अगर मैं से पेज नंबर 81 निकालूं, तो दिस विल बी योर पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 में अगर आप देखें, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट सिग्मा CBC की वैल्यू है। यहां से हम इसको नोट करेंगे। अब हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो ग्रेड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है M20। तो
इस M20 के लिए हमारे पास कोरस्पोंडिंग वैल्यू हमारे पास जो है 7। M20 के लिए कोरस्पोंडिंग वैल्यू है 7। और इसी के नेक्स्ट पेज पे इन पेज नंबर 82 हमारे पास यहां पर उसने बोला Fe 415 स्टील। तो सिग्मा ST की वैल्यू फॉर Fe 415 स्टील इज 230। दिस 230 विल बी टेकन एज दिस 230। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पिक करेंगे और वहां पे इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस कोड को हमने दो वैल्यूज हमने यहां से ले ली। तो हमारे पास ये कोड यूज करना है IS 456 2000। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यूज को डालेंगे। हमारे पास कोड का इस्तेमाल करके मेरे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। कोड में से हमारे पास 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC अभी हमने कोड में पढ़ा, कितनी वैल्यू आई थी 7। ये 7 कहां से आई, 7 हमारे पास आई M20 को देखते हुए जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है सिग्मा CBC की, वो 7 है। अब हमारे पास यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे M की वैल्यू निकल जाएगी which comes out as 13.33। आफ्टर दैट K, नेक्स्ट डिजाइन कांस्टेंट इज K। अब ये सिग्मा ST की वैल्यू हमने कोड में से पढ़ी। Fe 415 के लिए कितनी वैल्यू थी इसकी, दैट विल बी 230। दैट विल बी 230 पुट करेंगे। M की वैल्यू 13.33 इंटू सिग्मा CBC 7 अपॉन 13.33 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस सिग्मा ST इज 230। इसको पुट करने के बाद हमारे पास K की वैल्यू यहां पे सॉल्व करके निकल जाएगी विच कम्स आउट एज 0.289। अब हमें निकालना है J, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस K/3। 1 माइनस K कितना आया 0.289 अपॉन 3। तो J की वैल्यू भी हमारे पास को सॉल्व करने के बाद निकल जाएगी विच कम्स आउट एज 0.904। नेक्स्ट इज ओवर Q। अब हमारे पास Q का फॉर्मूला है 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K, मीन्स 1/2 इंटू सिग्मा CBC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7 थी, हम यहां भी पुट कर चुके हैं, इंटू J की वैल्यू 0.904 इंटू K की वैल्यू हमने 0.289। अब यहां पे वैल्यूज आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो Q की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहां पे निकलेगी दैट इज 0.914। अब हमारे पास Q भी निकल गया, हमारे पास J भी निकल गया, हमारे पास K भी निकल गया और हमारे पास M भी निकल गया। हमारे पास सारे डिजाइन कांस्टेंट निकल गए। सभी डिजाइन कांस्टेंट को निकालने के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 3। इन द स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, स्टेप नंबर 3 इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसका फॉर्मूला है M सिग्मा CBC डिवाइड बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। या फिर ये सारा का सारा फॉर्मूला किसका था, K का था। अगर आप चेक करें तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हमारे पास K के लिए भी था। सेम फॉर्मूला हमने K के लिए भी लगाया है, दिए M सिग्मा CBC डिवाइड बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो जो K का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया वही हमने यहाँ पे सीधा मैं इस पूरे की जगह पे क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे को K बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे पुट करेंगे इस पूरे की जगह पे K, तो सीधा K की वैल्यू डाल देंगे। कितनी K की वैल्यू हमने निकाली थी 0.289 एंड इफेक्टिव डेप्थ इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसकी हमारे पास वैल्यू जो इफेक्टिव डेप्थ की क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 300। इसको करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगी किसकी वैल्यू, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 86.7 mm। अब ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है सेक्शन बैलेंस्ड है,
तो बैलेंस सेक्शन में क्रिटिकल डेप्थ थी हमारी, क्या होती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो उस केस में सीधा सीधा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हमारे पास डिजाइन कांस्टेंट में हमने निकाली थी, क्यू की वैल्यू हमने डिजाइन कांस्टेंट में निकाली थी। कितनी निकाली थी डिजाइन कांस्टेंट में वैल्यू, एक बार देखेंगे दोबारा से। क्यू की वैल्यू डिजाइन कांस्टेंट में हमने निकाली थी 0.914। तो हम इसको दोबारा से पुट करेंगे यहाँ पे। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट इज 0.914 इंटू बी। बी की वैल्यू हमारे पास है 200 और डी की वैल्यू हमारे पास है 300। हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्यू बी डी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है डी के साथ तो स्क्वायर भी लगाएंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा मेरे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट विल बी कम्स आउट एज इक्वल्स टू 16.452 इंटू 10⁻⁶। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कम्स आउट एज इन न्यूटन mm। तो किलो न्यूटन मीटर में अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो हमारे पास ये 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ता है, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू, कैन से दैट 16.452 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेप नंबर 4 खत्म हो जाएगा। हमें चाहिए थी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो मेरी निकल गई। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद स्टेप नंबर 5, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज के इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा एस टी इंटू 100। तो हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील की डालेंगे। के की वैल्यू हमारे पास कितनी थी वो पुट करेंगे, 0.289 हमने निकाली थी। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कोड में से उतारी थी, इंटू 2 इंटू यहाँ पे सिग्मा एस टी की वैल्यू फिर से कितनी है, सिग्मा एस टी की वैल्यू दैट इज 230 इंटू 100 भी है साथ में। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास सारी वैल्यूज, यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.44%, दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील। तो कितना परसेंट है ये स्टील किसका, टोटल क्रॉस सेक्शन का। तो टोटल क्रॉस सेक्शन का 0.44 इंटू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कितना है, 200 विड्थ एंड 300 इफेक्टिव डेप्थ अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ से हमारे पास इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन निकल गया। इसको पुट करेंगे तो एएसटी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी एरिया ऑफ स्टील की, विच कम्स आउट एज इक्वल टू 264 mm स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास एरिया ऑफ स्टील भी निकल जाएगा। अब हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और अगर हमारे पास सिर्फ विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ पता है हमें और साथ में ग्रेड पता है, तो हम ऐसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालेंगे सेक्शन को बैलेंस्ड मान के। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोला हुआ है और विड्थ भी पता है और साथ में मेरे को उसकी डेप्थ टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब इफेक्टिव डेप्थ पता है, और बोल रहा है कि जो स्ट्रेस है वो हमें इस बार कितनी लेनी है लिमिटिंग करके, स्टील में 140 और कंक्रीट में 5 और रेनफोर्समेंट 4 सरिये लगाने हैं 16 mm डायमीटर के। M कांस्टेंट से मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, उसकी वैल्यू 18 गिवन है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम भी गिवन है 5 मीटर का, और ये भी बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ साथ इसमें मैक्सिमम लोड भी निकालो जो बीम कैरी कर सकता है। तो स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा से। गिवन डेटा में अगर आप देखें तो सीधा सीधा हमें पता है इसकी विड्थ कितनी है। अगर इसकी मैं बात करूं विड्थ की, तो विड्थ कितनी गिवन है, हमारे पास यहाँ पे 160 mm, तो B इज 160 mm। एंड इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं वो हमारे पास सीधी सीधी कितनी गिवन है, दैट इज 300 mm। अब हमारे पास इसके बाद विड्थ 160 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ 300 mm। हमारे पास इसमें एएसटी हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्टील इजिली। कैसे निकाल सकते हैं, 4 सरिये हैं और 16 mm डायमीटर के हैं, तो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर 16 का स्क्वायर, ये क्वांटिटी कितने बार्स है और पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा विच इज इक्वल टू 804 mm स्क्वायर। अब मेरा एरिया निकल चुका है स्टील के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, एरिया स्टील के अंदर निकलने के बाद अब हमें
क्या करना है, ग्रेड देखना है, ग्रेड नहीं मेंशन, लेकिन ये मेंशन है मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हमारे पास दी हुई है, 140 दी हुई है किसमें, स्टील में। तो सिग्मा एस टी की वैल्यू सीधा सीधा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है, 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कंक्रीट में। तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब उसके साथ साथ हमारे पास सिग्मा सीबीसी सिग्मा एस टी होने के बाद क्वेश्चन में हमारे पास एम की वैल्यू गिवन है 18, इफेक्टिव स्पैन लेंथ गिवन है जिसे हम स्मॉल एल और कई जगहों पे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, दैट विल बी कम्स आउट एज 5 मीटर। अब हमें सबसे पहले ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 में डिजाइन कांस्टेंट, सेम तरीका, फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज हमें यहां से गिवन डेटा से पुट करनी है। अब इसमें लेकिन m आपको पुट नहीं करना है क्योंकि m ऑलरेडी गिवन है 18, तो सीधा सीधा m की वैल्यू तो 18 गिवन है। k निकालेंगे, k निकालने का हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, क्या रहेगा k निकालने का फॉर्मूला, विच विल बी इक्वल टू m सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। तो डालेंगे वैल्यू, m की वैल्यू डालेंगे 18 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहां पे डालेंगे, कितनी है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारे पास, दैट विल बी 5 अपॉन 18 इंटू 5 और सिग्मा एस टी की वैल्यू डालेंगे। फिर सिग्मा एस टी की कितनी वैल्यू गिवन है, 140 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू हमारे पास यहां से हम निकाल लेंगे। तो हम कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से जो आंसर आया है दैट विल बी कम्स आउट एज 0.391। उसके बाद हम j निकालेंगे, k निकालने के बाद j निकालेंगे, j का फॉर्मूला 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस k, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है दैट इज 0.391 अपॉन 3। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर अगला निकल जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे फिर 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.869। फिर Q का फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, दैट इज 1/2 सिग्मा सीबीसी इंटू जे इंटू के। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू जे इंटू के, इसके अंदर पुट करेंगे 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारे पास जो कि है दैट विल बी ओवर 5 इंटू जे की वैल्यू हमारे पास है दैट विल बी इक्वल्स टू, अभी हमने निकाली 0.869 इंटू के की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 0.391। अब हमने सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करी थी 5, यहाँ पर भी हमारे पास 5 है तो हमारे पास वही 5 यहाँ पुट करेंगे, जे हम निकाल चुके हैं, के हम निकाल चुके हैं। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और Q की वैल्यू हमारे पास निकालेंगे 0.849 Q। तो हमने सारे चारों डिजाइन कांस्टेंट निकाल लिए, M K J Q। हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 3। इन स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या निकालना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमें निकालना होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है उसका, उसमें ये ऑलरेडी के का फॉर्मूला होता है तो हम इसे के इंटू डी भी कर सकते हैं सीधा। के हम निकाल चुके हैं पीछे, हमने के की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो हमारे पास निकली थी 0.391 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट विल बी 300। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 117.4 mm। तो यहाँ पे 117.4 mm हमारे पास निकल गई क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नंबर 4, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें इक्वेट करना होता है मूवमेंट, जो कि एरिया होगा, मूवमेंट ऑफ एरिया किसका, कंप्रेशन जोन में, उसी को किससे इक्विवेलेंट करेंगे, किससे, जो एरिया आएगा हमारे टेंशन जोन में। तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास अगर ये फिगर है तो इसके अंदर हमारे पास इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला
इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला कंप्रेशन जोन, इसके नीचे वाला टेंशन जोन। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारे पास विड्थ, हमारे पास जो कंप्रेशन जोन दिया हुआ है उसका विड्थ 160 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जब हम कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें पहचानना है कि निकाल क्या रहे हैं हम। यहाँ पे इस टॉप से लेके यहाँ तक हमारे पास नीचे जो NA है, हमें वो निकालना है कि हमारे पास टॉप से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना नीचे लाई कर रहा है। अब इसका यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन जोन होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है कंप्रेशन जोन। मान लो हमारे पास सी कंप्रेसिव फोर्स से जो लग रहा है, ये किस CG जो होता है वो टॉप से, ये वाली लाइन है तो टॉप से कितने डिस्टेंस पे होगा? अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक NA है तो ये होगा NA/3 और हमारे पास यहाँ हमारे पास NA/3 आ गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो एरिया B इंटू ये हमारे पास विड्थ, ये डेप्थ NA, ये तो हमारे पास निकला एरिया। अब इसकी मूवमेंट निकालेंगे तो इसके हाफ पे लाई करेगा इंटू NA/2, इसी के CG इसके सेंटर पे लाई करेगा तो NA/2। ये तो हमारे पास क्या था कंप्रेशन का। अब टेंशन की बात करेंगे। टेंशन जोन में सबसे पहले हमारे पास एरिया जो स्टील का हमारे पास नीचे है वो क्या है? दैट इज AST, बट हमारे पास उसका कंक्रीट जोन में इफेक्ट जोड़ लेना है तो M इंटू AST, उसका कंपेरिजन करते हुए कंक्रीट जोन में उसका इफेक्ट हमारे पास AST के साथ ऐसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस, ध्यान से समझेंगे, मूवमेंट के लिए डिस्टेंस चाहिए। मूवमेंट के लिए जब डिस्टेंस चाहिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ से लेके मतलब इस टॉप से लेके यहाँ तक क्या था? D था। टॉप से लेके यहाँ तक क्या था? D था। D से NA घटा दो तो एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो कितनी निकल जाएगी? दैट विल बी कम्स आउट एज D माइनस NA। तो हम आपस को कंपेयर करेंगे M इंटू AST के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लेंगे? D माइनस NA, ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल देंगे और हमारे पास आंसर निकल जाएगा। विड्थ की वैल्यू कितनी है? 160 पुट कर देंगे इंटू NA/2 इक्वल टू M की वैल्यू हमारे पास 18 है इंटू AST हमने निकाला था पीछे 804, D की वैल्यू 300 है माइनस NA। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है और सब कुछ NA की टर्म्स में है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी? दैट विल बी कम्स आउट एज NA² प्लस 181N माइनस 54287 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास NA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 159.5 mm। तो हमारे पास यहाँ पे NA की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारे पास NA निकल चुका है, हमारा NC निकल चुका है। NA 159 है और NC की वैल्यू 117.4 है। तो कौन सा ज्यादा हुआ इनमें से? NA और NC में से NA ज्यादा हुआ। तो जब NA ज्यादा होता है NC से तो सेक्शन हमारे पास कौन सा हो जाता है? सेक्शन विल बी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इस ओवर रेनफोर्स सेक्शन में आगे हमारे पास मूवमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है पहले समझेंगे। लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म हमारे पास होता है जहां पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इस C पॉइंट से इस बेस तक का डिस्टेंस। तो समझेंगे ये पूरा D, हमें सिर्फ C से चाहिए यहां तक का डिस्टेंस। तो ये NA क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल में कहां से कहां तक आ जाएगा? जहां पे ये C लाई कर रहा है हमारे पास इस पॉइंट से, जहां पे CG पे हमारे पास लाई करेगा, अगर मैं इसका यहां से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस निकालूं तो दैट विल बी ओवर J लीवर आर्म। तो हमारे पास ये लीवर आर्म हमें निकालना है। तो हमारे पास लीवर आर्म निकालेंगे हम इसके अंदर, तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसका? J का, लीवर आर्म का यहाँ पे D माइनस NA/3। तो D हमारे पास ऑलरेडी हमें मेरे को पता है कितनी वैल्यू है, D की पुट कर देंगे दैट इज 300। NA की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 159.5/3। हमने जब J की लीवर आर्म के अंदर सारी वैल्यूज डाल दी, इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास J की वैल्यू जो है लीवर आर्म की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी कम्स आउट एज 246.8 mm।
246.8 mm हमारे पास लीवर आर्म की वैल्यू निकल गई। हमारा यहाँ पे लीवर आर्म हमने निकाल लिया। लीवर आर्म क्या होता है दोबारा बताता हूँ। इस कंप्रेशन जोन में जो फोर्स है उसका जिस सीजी हमारे पास लाई कर रहा है वो सिग्मा एस टी वाले सीजी से कितने डिस्टेंस पे वो हमारा लीवर आर्म है। अब लीवर आर्म हमने निकाला, उसके स्टेप नंबर 5 मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन ए इंटू बी इंटू सी जी वाला डिस्टेंस। ये कैसे आया समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखेंगे इसको तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस सिग्मा सीबीसी हाइट एन ए। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसका सी जी यहाँ से कितने पे लाई कर रहा है, जो हमने निकाला अभी वो कि जे पे लाई कर रहा है, जो कि लीवर आर्म था हमारे पास वही हमने। और साथ में उसकी विड्थ कितनी है 160 mm। तो हमने यहाँ पे वही करना है, क्या करना है हमने यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के दे, फिर विड्थ लेना है और साथ में लीवर आर्म। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर सारी वैल्यूज डालेंगे 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 5 इंटू एन ए की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे दैट इज 159.5 इंटू विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 160 है, और लीवर आर्म की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी वो कितनी आई थी हमारे पास सॉल्व करने के बाद, विच कम्स आउट एज 246.8। ये पूरा क्या था, ये पूरा मेरा लीवर आर्म था। तो हमने इसको पुट कर दिया, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकली है विच कम्स आउट एज 15.75 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। अगर इसे किलो न्यूटन में निकालेंगे तो 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ता है, 15.75 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 होता है लोड भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो लोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पूरी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो पड़ रहा है उसे मैंने मान लो स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया, then the formula will be WL²/8 where L is the effective span of the beam। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इसमें फिर हम पुट करेंगे W की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है, तो बाकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी इक्वल टू W इंटू L। हमारे पास इफेक्टिव स्पैन क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज 5 का स्क्वायर अपॉन 8। 5 का स्क्वायर अपॉन 8 करेंगे मतलब W इंटू 25 अपॉन 8 हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू मूवमेंट निकल गई किलो न्यूटन मीटर में। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे किसको, हम बेंडिंग मूवमेंट को बराबर रखेंगे मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से। तो बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास कितना है, दैट विल बी कितना है W इंटू 25 अपॉन 8 इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ चुका था 15.75। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे 15.75 से, तो यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर। हमें इसी W को इसमें निकालना था जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैंने निकाल ली तो लोड कैसे निकलेगा, उसी की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे एज पर द कंडीशन। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम थी और यूडीएल पड़ रहा था तो WL²/8 फॉर्मूला लगाया, और कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो भी निकाल ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बहुत अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।